हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। देखो, सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है 2 दिन बाद और सितंबर अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम है। ये कैलेंडर मैंने प्रिंट करा हुआ है। इसके अनुसार हमारे पास 3 महीने लगभग सीजीएल के एग्ज़ाम में बचने वाले हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था, जिससे मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है दिल्ली जोन में। उसके बाद मेरा सीपीओ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, जिससे मैं दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर था। उसके रिजाइन करके मैंने एक्साइज ज्वाइन किया है। सीएचएसएल भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। ये तीनों एग्जाम मैंने दिए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैंने कैसे इसकी तैयारी करी और कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब काफ़ी रिपीटेडली आस्क है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद डिटेल में चीज़ें और भी बात करेंगे, लेकिन उससे जस्ट पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका एक ब्रॉड माइंड यहाँ पे सीजीएल के थ्रू बनेगा और एक अच्छा आउटकम आप दे पाओगे, एक अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे। देखो, 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने लिख रखे हैं। पहला ये है कि यार सीजीएल टफ है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये भ्रांति रहती है कि सीजीएल किस लेवल का एग्जाम है। जब तक हम इस एग्जाम में बैठते नहीं है, चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं करते हैं, तब तक हमें समझ नहीं आता। मेरा खुद का ये सेल्फ डाउट था जब मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले यही डाउट अपना आता है और सबके साथ आता है। दूसरा, क्या ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। जैसे ऐसे हवा बना रखा है कि बीटेक वाले सीजीएल में सिलेक्शन ले रहे हैं, बीटेक वाले यूपीएससी में ले रहे हैं, बीटेक वाले सब जगह ले रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड का क्या स्टेटस इसमें है, उसके बारे में बात करेंगे विद फैक्ट। और क्या अब शुरू करके मैं सीजीएल 2024 मैं क्रैक कर सकता हूँ कि जब जैसे 3 महीने अपने पास बचेंगे, तो अब शुरू करके क्या मैं सीजीएल 2024 क्रैक कर सकता हूँ, या कौन सा कोर्स में लूँ, कौन से टीचर से मैं पढ़ूँ, ये सारी बातें इसमें करेंगे। उसके अलावा कुछ है कि मैं सब कुछ प्लान करके चलना चाहता हूँ, तो कैसे मैं प्लान करूँ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे छोटी है, लेकिन अगर हम उनकी ग्रेविटी देखें, उनका बेनिफिट देखें, तो काफ़ी बड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए इस हिसाब से बात करेंगे। देखो, सीजीएल टफ है या नहीं, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब मैंने इसकी तैयारी शुरू करी थी, तब मैं एक आईटी कंपनी में काम करता था। तो मेरे एक दोस्त ने बताया था सीजीएल के बारे में। तो जब मैंने इसके बारे में सुना, मैंने इसका जब पैटर्न देखा, पिछले साल का रिजल्ट देखा और वीडियोस देखे यूट्यूब पे, तो मेरे को लगा कि यार सीजीएल सच में टफ है। और सीजीएल ओवरऑल देखा जाए तो टफ है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज इसको देखोगे, नॉलेज रिक्वायर्ड इसकी देखोगे, या कितना आपको पढ़ाई करना है ये देखोगे, तो सीजीएल टफ नहीं है। अगर इसका कंपटीशन आप देखोगे तो सीजीएल एक टफ एग्जाम है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करते, जब तक आप पहला पेपर नहीं दे देते इसका, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम आपने दे दिया मान लो, तब तक आपको ये टफ लगेगा। जिस दिन आप इसका प्रीलिम्स दे लोगे, या आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, या प्रीलिम्स में 10-5 नंबर से आप रह गए, उस दिन आपका प्रीलिम्स का डर खत्म हो जाएगा। जो रिपीटेटर है इस एग्जाम में, उनका क्या होता है, जब उन्हें प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, फाइनल कट ऑफ में रह गए, या सिलेक्शन हो गया तो लोअर ग्रेड पे की जॉब मिल गई, तो वो लोग प्रीलिम्स के बारे में वापस कभी नहीं सोचते, क्योंकि उनका वो जो डर है ना कि सीजीएल टफ है, वो वाला निकल जाता है। फिर प्रीलिम्स के बारे में वो कभी नहीं सोचते, वो फाइनल अपनी पोस्ट टारगेट करते हैं कि ये वाली पोस्ट मुझे चाहिए, इतने मार्क्स मुझे चाहिए। वही सिचुएशन आपके साथ होने वाली। एक बार आप एग्जाम दे लोगे तो आपका ये डर निकल जाएगा। तब तक आप इसको टफ मान के चलो, क्योंकि टफ मान के चलोगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूं तो क्या ह्यूमैनिटी स्टूडेंट इसको क्रैक कर सकते हैं। पहले अटेम्प्ट की बात करूं, देखो क्रैक तो कर ही सकते हैं, लेकिन पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। देखो, बीटेक जो एस्पिरेंट होता है उसको थोड़ा सा एज तो मिलता है, ये बात मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि बीटेक में कहीं ना कहीं मैथ से टच रहता है उसका। इंग्लिश में कोर्स रहता है, पूरा करिकुलम इंग्लिश में डिजाइन होता है, तो इंग्लिश को पढ़ने की थोड़ी सी उसकी बन जाती है हैबिट। ये थोड़ा सा एज मान लो। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मेरे कई आईआईटी स्टूडेंट, मतलब आईआईटी के फ्रेंड्स भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, मेरे साथ ही सिलेक्ट हुए हैं, और अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कई अच्छी कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं। लेकिन वो बीटेक वालों को भी उतना ही एफर्ट लग रहा है जितना ह्यूमैनिटी वालों को लग रहा है। रीजन बीइंग, बीटेक में ऐसे कोई एसएससी का कोर्स तो कराते नहीं है। सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ने से आपको इंग्लिश नहीं आती। जो कंपटीशन की इंग्लिश है वो एक डिफरेंट है, वो डिफरेंट गेम है, उसकी ग्रामर है, ग्रामर में भी एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, जो वोकेब पूछे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल की वोकेब होती है, वो किसी किताब में नहीं आती। और किताब में नॉर्मल से सेंटेंस होते हैं, और जो नॉर्मल से हम जो लिख के आते हैं एग्जाम में, इंग्लिश का एग्जाम जब देते हैं बीटेक वाले, मैंने खुद बीटेक करा हुआ है, कुछ नहीं नॉर्मल से इंग्लिश लिख के आते हैं, वो टूटी फूटी इंग्लिश, वो सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स उठाता है वहाँ का टीचर, कोई अपनी आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहा होता।
पर इतना सा फायदा है कि जब आपकी प्लेसमेंट की तैयारी होती है ना, उस टाइम आपको थोड़ा सा रीजनिंग करा देंगे, थोड़ी इंग्लिश करा देंगे, थोड़ा स्पोकन पे ध्यान दे देंगे, इतना सा बेनिफिट उनको मिलता है। वो मैं अगर तैयारी की बात करूँ तो 2 से 3 महीने का बेनिफिट है वो। आप एक ह्यूमैनिटी आर्ट्स के बैकग्राउंड का स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट अगर तैयारी साथ में शुरू करते हैं तो 2 या 3 महीने की पढ़ाई का बीटेक वाले को एज मान लो। 3 महीने में भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इतना एज है, इसके बाद आप दोनों बराबर हो जाओगे। आपकी मेहनत ही बताएगी कि आपका सिलेक्शन होगा या बीटेक वाले का होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक वाला किस कॉलेज से पास आउट है या बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन लॉन्ग रन या मतलब आप साल भर तैयारी करोगे या 4-5 महीने 5-7 महीने तैयारी करोगे तो वो फर्क आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, वो अल्टीमेटली आपका एफर्ट नज़र आएगा। ठीक है। तीसरी, क्या अब शुरू करके मैं सीजीएल का एग्ज़ाम 2024 का निकाल सकता हूँ? ये एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि कई सारे बिगनर्स है, जैसे अब आ रहा है, कई अब पास आउट होंगे या पहली बार इसको अपेयर कर रहे होंगे, तो उनके दिमाग में डाउट है। अब आप इस बार कर लोगे या नहीं करोगे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, एक तो होता है कि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या है सीजीएल, पहली बार आप देख रहे हो कि मैथ्स भी कोई चीज़ होती है, पहली बार आप देख रहे हो कि रीजनिंग में एक ऐसा चीज़ है जो रीजनिंग मैंने पहली बार सुना है, तो फिर टफ है, फिर आपके लिए टफ है। ऐसा नहीं है कि इतना ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया है, बीटेक बैकग्राउंड से हो या आपने मैथ्स कर रखी है या साइंस मैथ थी आपकी, तो आपको रीजनिंग में थोड़ी हैबिट है या किसी और कंपटीशन की आपने तैयारी कर रखी है, मतलब आप यूज हो इन चीज़ों से, मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं हो, तो आप 101% सीजीएल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करा था, बट लकीली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया था। अभी 3 महीने आपको मिल रहे हैं, उससे मुझे ज़्यादा टाइम मिला था, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप रैंक भी तो करा, ये भी तो एक पॉइंट है। आपको थोड़ा कम टाइम मिल रहा है और प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ रहे, अब आपके मेंस के लिए आपको लगभग 5-6 महीने मिलेंगे यहाँ पर, तो ये फैक्टर भी आप ऐड ऑन कर लो, तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस मैटर करेगा कि थोड़ा बहुत तो देखो, आपका बेसिक कितना है, बेस कैसा बना हुआ है, आपका आधार कितना मजबूत है, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, तो आप डेफिनेटली 100% अपना एफर्ट दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। बिकॉज आप मैथ्स और जीएस को ज़्यादा एफर्ट मत मारना, आप रीजनिंग इंग्लिश पे अच्छा एफर्ट पुट करना। इंग्लिश और रीजनिंग दोनों आप कर सकते हैं 100%। उसमें कितना स्कोर करते हैं आपकी मेमोरी और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैथ्स आप एडवांस छोड़ के सिर्फ अर्थमेटिक भी करोगे तो अच्छा स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। जीएस आप 50% स्कोर लाओ कैसे जैसे पढ़ के, मतलब हर ईच एंड एवरीथिंग आपको नहीं पढ़ना है, लिमिटेड सिलेबस है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टीचर्स कौन सा चूज करें। देखो, एसएससी फील्ड में ना काफ़ी टीचर्स है, यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता ही है। जो नए स्टूडेंट्स है स्पेशली उनको कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन तब होता है जब आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 बेस्ट दे रहे हो अपना, तो फिर कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पे। मेरा मानना है, मैंने देखो किसी कोचिंग वगैरह से नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं अपनी राय जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि टीचर सारे बेस्ट है। जो फेमस हो चुका है ना वो बेस्ट है, तभी फेमस हुआ है, नहीं तो यहाँ तक मतलब हजारों लोग पढ़ा रहे हैं, उनमें से टॉप 10 टॉप 20 में आना मतलब वो ऑलरेडी बेस्ट है। अब आपको इतना सा माइंडसेट बनाना है कि जो बेस्ट है वो उसकी शैली आपको समझ आ रही है, पढ़ाने का तरीका उसका समझ आ रहा है आपको। क्योंकि जो टीचर्स है, जैसे मैथ्स के 5 टीचर मान लो आपके पास ऑप्शन है, 5 अल्टीमेटली वही चीज़ पढ़ाएंगे, एंड रिजल्ट सबका सेम है। कोई सवाल करा रहा है एक टीचर के ऑप्शन में से आंसर आ रहा है 5 कोई सवाल करने पे, तो 5 टीचर का 5 ही आएगा, 5 ही आंसर आएगा। पढ़ाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, उसका मेथड अलग हो सकता है, शैली बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट सबका सेम आएगा। बट कोई से भी टीचर जिसके आपको शैली समझ आ रही है उसको आप पकड़ो, उसमें विश्वास करो, बिलीव करना पड़ेगा कि ये टीचर मेरे लिए बेस्ट है। ऐसे ऑप्शंस के लिए मत भागो कि यार ये टीचर पता नहीं सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, पता नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, जिस भी टीचर से आप कोर्स कर रहे हो उसमें फुल 100% अपना विश्वास रखो, उसमें वो पूरा सिलेबस आपको कराएगा और अपना प्रैक्टिस में बेस्ट हो। इसलिए कोर्स और टीचर्स को सिलेक्शन को लेके इतना कंफ्यूजन मत होना। जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, जो भी अच्छा कर रहा है इस फील्ड में, उसको लेना है और आराम से 100% अपना एफर्ट देना है। अब सब कुछ एडवांस में प्लान कैसे करके चलें? देखो, सबसे बड़ी मिथ है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो एस्पिरेंट्स करते हैं, बिगिनर स्पेशली, उनको लगता है कि सब कुछ एडवांस में प्लान कैसे करके चले। होता ही नहीं है प्लान एडवांस में, कैसे करोगे आप? जब मैंने इसकी तैयारी शुरू करी तो मुझे लगता था कि यार मेंस में क्या होगा, उस टाइम डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होता था कि डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिखूंगा,
या फिर डीवी में कैसे होगा, ये सब सोचने से मेरे प्रीलिम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये बताओ। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले प्रीलिम्स में अपना 100% देना है। आपके प्रीलिम्स में 100% नहीं देने से मेंस अच्छा नहीं होगा आपका। प्रीलिम्स में आपका एफर्ट 100% होना चाहिए। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आपका 100% से, तो फिर मेंस पे फोकस करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रिपीटेड हो, आपने 2-3 बार सीजीएल दे रखा है, आपकी अच्छी रैंक आ रखी है, आप बस सिर्फ लोकेशन चेंज करने के लिए इसका एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका टारगेट है कि मेरा फाइनल स्कोर इतना चाहिए। अभी सिर्फ आपको वन स्टेप एट ए टाइम परफेक्ट करके चलना है। पहले अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, नॉलेज अपनी बढ़ानी है, उसके बाद नॉर्मल क्विजेस आपको शुरू करना है, फिर सेक्शनल क्विजेस पूरे, फिर चैप्टर के क्विजेस लगाने हैं, फिर फुल मॉक लगाने हैं, उसके बाद फिर रियल एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, इसको आपको लेके चलना है। और देखो, अगर आप सब कुछ एडवांस में लेके चलना है, धुरंधर बनने की कोशिश करोगे शुरू में, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें स्किप करोगे। जल्दीबाजी में आप अपने बेसिक्स को मजबूत करना भूल जाओगे, या जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको भूल जाओगे, या आपका फोकस कहीं और ही हो जाएगा कि मतलब थोड़ा सा ओवर हाइप फोकस हो जाएगा आपका, जिससे आपका स्कोर नहीं बनने वाला। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और उसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मॉक की बात करें तो आपको ये जर्नी आपने शुरू करी है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा कि मॉक कहाँ से लगाऊं, क्विज कहाँ से लगाऊं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सारे लगभग जितने भी एस्पिरेंट्स आपको कंपटीशन की फाइट दे रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का मॉक लगा, बिकॉज एसएससी में लिमिटेड ऑप्शन है। तो टेक्स्ट बुक जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सारे जो एक्चुअल एग्जाम है उसके रियल में, मतलब उसके नियर बाई पेपर बनाते हैं, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे पेपर भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं, तो आपको ओवरऑल रैंक का भी आइडिया यहाँ पे लगता है। तो अभी इसकी एक सेल चल रही है, सिलेक्शन उम्मीद की किरण सिलेक्शन सेल, ये वाले आप ले सकते हैं। और इसमें मेरा कूपन कोड आप यूज़ करेंगे ट्रू, तो 12% ऑफ भी मिलेगा। और बेझिझक आपको पहले क्विजेस से शुरू करना है, फिर सेक्शनल मॉक से शुरू करना है, उसके बाद आपको जाना है फुल मॉक पे, फिर अपना रियल एग्जाम में मिलेंगे। और देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो अब इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये लास्ट के 2 मिनट में बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुनने में से लगेगी भैया क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, लेकिन यही चीज़ें एक्चुअल में जो मैटर करती है एंड ऑफ द डे। पहली चीज़, आपको अब ना जो शॉर्ट कंटेंट है उस पर फोकस कम करना है, क्योंकि अभी आपको टाइम है, आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मैं अभी आप बोलोगे मैं आज शुरू कर रहा हूँ भैया, तो कितने दिन में? भैया हो तो 3 महीने में जाएगा, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ आवर्स है ना, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं 2 घंटे पढ़ के 3 महीने में कर लूँगा। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। जब 8 से 10 घंटे आप टेबल पे बैठोगे तो आपकी सीटिंग कैपेसिटी, आपका जो पेशेंस है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो शॉर्ट कंटेंट जैसे रील, शॉर्ट्स, ये देखना आप बंद कर दो, ऑलमोस्ट बंद कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है जिससे आपकी जो पेशेंस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हम रील को स्क्रॉल करते हैं, हर 10 सेकंड, हर 5 सेकंड में नया कंटेंट हमें मिलता है। अपना माइंड इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज होता है, फ्लैक्चुएट करता है, जिससे हमारा कहीं ना पेशेंस खत्म हो जाता है नई चीज़ें सीखने का। हमें अगर, जैसे आप वीडियो देख रहे हो अभी 10 मिनट का अगर वीडियो हो चुका है, तो आपको लगता है यार बड़ा बोर हो गया, मतलब 10 मिनट सुनना कितनी बड़ी बात हो गई आपके लिए। तो आप जब ये 3 महीने में इतना कुछ सीखोगे, तो आपको बैठने की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लंबा कंटेंट देखने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको इंटरटेनमेंट चाहिए तो एक साथ 2 घंटे बैठ के कोई चीज़ देखो, कोई डॉक्यूमेंट्री देखो। दूसरी चीज़, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन के आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हो सकता है। लेकिन अनटिल अनलेस यू डिसाइड और या यू थिंक कि मैं कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला है। आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि मैं नहीं तो कौन। ये मतलब आपकी जर्नी है और आपको इस पे अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी बात बनेगी, है ना। तीसरी, अब एकदम से आपने डिसाइड करा है सीजीएल की तैयारी मेरे को करनी है या कर रहे हो आप, तो इसमें बड़े ऑप्शंस आते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हो, आपका ही कोई दोस्त है जो आपके साथ जॉब कर रहा है, या फिर मतलब आपके साथ का है, आपके कॉलेज का है, तो वो बड़ी आराम से यूएस में एंजॉय कर रहा है, या कहीं बेंगलोर में कहीं बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी नाइट लाइफ है उसकी, बहुत अच्छी जगह जगह घूम रहा है, वीडियोस डाल रहा है, फोटोज डाल रहा है। या आपको कोई दोस्त है जो इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, और वो एक डिफरेंट लाइफ है, वो उसमें अच्छा कर रहे हैं, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं ये सोचेगा मैं भी वो कर लेता हूँ। तो उस चीज़ को अभी अवॉइड करना है। आप कर सकते हो, वो काम भी कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो, बट एट ए टाइम आप एक ही काम कर सकते हो। तो आपका फोकस अभी सिर्फ सीजीएल पे होना चाहिए। जो सेकेंडरी ऑप्शंस है ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना।
क्योंकि ये ऑप्शंस ज़्यादा नहीं आते हैं। इस बार अच्छी वैकेंसी है, अच्छा चांस बनता है, लेकिन आप अगर अपना 100% इधर नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं और लोग इस 100% यहाँ पे दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यू आर द ओनली वन फाइटिंग फॉर द वन पोस्ट। यहाँ पे हजारों लोग एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें जो बेस्ट देगा ना वो उसमें सेलेक्ट होगा। तो ये सेकेंडरी ऑप्शन है, उनको थोड़ा अवॉइड करना है। ये वाली चीज़ें हैं मेरे को, और अपने आप पे बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है और मेहनत जम के करना है। इसके बाद मेरा प्लान है कम से कम 10 वीडियोज में सीजीएल का जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं बनाऊंगा, जिसमें स्ट्रेटेजीज होगी, इसकी टाइम टेबल होगा, स्टडी मटेरियल में कैसे फ्री में आप मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब से, उसके बाद बेस्ट टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, और ओवरऑल कैसे रिवीजन करना है, मॉक कैसे लगाने हैं आपको, ये सारी एक फ्रेश तरीके से जो नया पैटर्न है उसके आधार पे मैं बताऊंगा। और उन वीडियोस को आपको देखना है या आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाँ भैया सीजीएल 2024 पे कंप्लीट गाइडेंस के आप वीडियोस बनाओ। ठीक है, इतना इस वीडियो में, और आशा करता हूँ सीजीएल 2024 में आप अपना 100% देंगे, इसमें सिलेक्शन लेके रहेंगे। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।